So now, after discussing all three laws of motion, application of third law, और बहुत ज़्यादा यूज़ इसी लॉ का होता है क्योंकि हम जब भी बात करते हैं कोई फोर्स लगा, उसका कुछ रिएक्शन हुआ, तो हर जगह न्यूटन्स थर्ड लॉ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन तो आप यही समझ लें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रखा हुआ है ना, जैसे मान लीजिए मैंने मोबाइल लिया और टेबल पर रख दिया, क्या मोबाइल नीचे गिर जाएगा, टेबल को गड्ढा बना के टेबल से अंदर घुस जाएगा? या आप और हम खड़े हैं तो क्या फ्लोर नीचे धंस रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर क्या हो रहा है कि एक सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि वी हैव सम मास विच इज़ केप्ट ओवर अ रिजिड प्लेटफॉर्म। यहाँ पर मैंने दो शब्दों का प्रयोग किया, एक रिजिड और दूसरा प्लेटफॉर्म। तो रिजिड प्लेटफॉर्म पर एक ऑब्जेक्ट को मैंने रखा जिसका मास m है। अब वो mg फोर्स से नीचे की तरफ खिंचा रहा है। ठीक है, और अगर इसको कोई दूसरा बैलेंसिंग फोर्स नहीं मिलता है तो ये मास धीरे धीरे क्या होगा, नीचे 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 जाएगा और प्लेटफॉर्म पे छेद कर देगा। यस और नो? क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज ये प्लेटफॉर्म क्या करता है, ये भी इक्वल मैग्नीट्यूड का एक फोर्स लगाता है जिसे हम कहते हैं रिएक्शन। एंड ये रिएक्शन, ऑलवेज रिमेंबर, इसको नोट करके डाल लीजिए, रिएक्शन REACTION, रिएक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू प्लेटफॉर्म। ठीक है, जहां भी फोर्स लग रहा है, कुछ भी हो रहा है, अगर आप रिएक्शन की बात करते हैं, इट शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड इन नॉर्मल डायरेक्शन। अब ये नॉर्मल मैंने क्यों बोला भाई, आने वाले समय में वी विल बी डिस्कसिंग सम इंक्लाइंड प्लेन्स ऑल्सो। अब इंक्लाइंड प्लेन में अगर मैंने कोई मास रखा है तो उस पर mg डेफिनेटली नीचे की तरफ ही काम करेगा ड्यू टू बाय वर्च्यू ऑफ ग्रेविटी, लेकिन रिएक्शन विल ऑलवेज बी अगेन नॉर्मल टू द प्लेन। देखिए, आप समझे बात को? ओके, तो ये नोट इसलिए काम का है और इसे याद रखना है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर है। क्यों है? बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। इट इज़ एक्सपीरियंसिंग एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और इसीलिए वो उस प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। आई बात समझ में? आप कहेंगे सर ये तो लॉ ऑफ इनर्शिया है। अरे तो इनर्शिया इज सपोर्टेड बाय थर्ड लॉ। सारे लॉज एक दूसरों को सपोर्ट करते हैं, इस बात को तो ध्यान दीजिए आप। ठीक है, कब जाके फर्स्ट लॉ से थर्ड लॉ से मिक्स हो जाता है, थर्ड फर्स्ट से मिक्स हो जाता है, ये होता है। बट वी नीड टू कंसिडर दैट हाउ इट इज़ टू बी अप्लाइड, उसे कैसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये एक पहला एग्जाम्पल है। सेकंड, हम जब चलते हैं, ठीक है, तो सेकंड सिनेरियो ले लीजिए एप्लीकेशन में, वॉकिंग। जब आप चलते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं? आप कहते हैं सर हम आगे बढ़ते हैं। आप आगे नहीं बढ़ते, आप धरती को पीछे धक्का मारते हैं और धरती आपको फेंकती है आगे की तरफ। आप समझ रहे हैं? ठीक है, इस पर एक एग्जांपल और दे सकता था बट अभी नहीं। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा कि जब आप चलते हैं तो मान लीजिए ये आपका पैर है, ये पीछे की तरफ धक्का मार रहा है, राइट? क्या कर रहा है? फुट आपका पीछे की तरफ धक्का मार रहा है। दिस मे बी आई कैन से द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आप आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। ओके, अब होगा क्या, दो फोर्सेस लगेंगे। ये प्लेटफॉर्म है जिस पर आप चल रहे हैं। वी हैव टू कंपोनेंट्स, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एंड जब आप फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे हैं तो रिएक्शन भी लगेगा, रिएक्शन लगेगा। और रिएक्शन को अगर अब मैं ड्रॉ करूं तो इस रिएक्शन का हम क्या कर लें, एक कंपोनेंट निकाल लें। देखो, ये फ्री वेक्टर के तौर पर मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया। फ्री वेक्टर मतलब विथ सेम एंगल एंड सेम मैग्नीट्यूड वी कैन शिफ्ट समवेयर। ये फ्री वेक्टर कंसेप्ट है। तो इससे मैं आर को यहाँ ले आया। नाउ इफ दिस इज आर, तो आर का कुछ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा कि नहीं? ठीक है, तो आप ऊपर की तरफ फिका रहे हैं, किस वैल्यू से? सो इफ एंगल इज थीटा हियर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड,
ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपने धरती को किसी एंगल से धक्का मारा। अगर सीधा सीधा धक्का मारते तो आप कूद के ऊपर जाते ना, जो हम जंपिंग करते हैं, स्किपिंग करते हैं, उस समय क्या करते हैं हम धरती को नीचे की तरफ, ठीक है, नॉर्मली डाउनवर्ड्स हम पुश करते हैं, तब हम ऊपर की तरफ उछलते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, वी हैव इंक्लाइंड रिएक्शन एंड दैट इज विथ एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म और द ग्राउंड। तो इसके दो कंपोनेंट आ गए एंड दैट कंपोनेंट इज बेस कंपोनेंट कितना होता है, आर कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट होगा आर साइन थीटा। तो इस फोर्स से आप आगे चलते हैं, इसके रिजल्टिंग फोर्स से आप आगे बढ़ते हैं। तो आप बेसिकली क्या करते हैं, वी आर पुशिंग अर्थ। ये बात समझ में आ गई। एक इंपॉर्टेंट है थर्ड सिनेरियो विच इज हॉर्स एंड कार्ट केस। ये एक इंपॉर्टेंट केस है, कभी कभी स्कूलों में इसको डिस्कस करके इसको एग्जाम में पूछा भी जाता है। केस को याद रखना है, हॉर्स एंड कार्ट, कार्ट केस, हॉर्स एंड कार्ट केस। अब हॉर्स एंड कार्ट क्या है, देखिए एक कार्ट है जिसे हॉर्स खींच रहा है, इस कार्ट का कुछ तो वजन होगा, राइट। ये मान लीजिए आपका प्लेटफॉर्म है और इस कार्ट को भी घोड़ा क्या कर रहा है, आगे की तरफ खींच रहा है। अब आजकल तो घोड़ा वोड़ा देखने मिलता नहीं है, सो लेट अस कंसिडर वो जो शादियों में बग्गियाँ चलती हैं या प्रवचन देने के लिए जब कोई कथाकार आते हैं, कथावाचक आते हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए अपन नहीं बग्गी वग्गी निकाल के उनकी एक पूरी बारात टाइप निकालते हैं। तो वहाँ पर अपन लोगों ने देखा हुआ है। सो हियर लेट अस कंसिडर वी हैव अ पॉइंट हॉर्स, ये पॉइंट है, ठीक है, जिसका खुद का वजन है W, हॉर्स का खुद का वजन है W। वो क्या कर रहा है, वो एक फोर्स लगा रहा है, लेट अस से दिस इज अप्लाइड फोर्स F, ओके। उसके कारण क्या होगा, वी विल गेट अ रिएक्शन, इक्वल रिएक्शन, जितना फोर्स लगा है उसका इक्वल रिएक्शन मिल गया, ओके। इससे क्या हुआ, वी विल गेट सम कंपोनेंट्स हियर, जो इसमें से जो हमारे काम का कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दिस इज नॉट H मतलब हॉर्स, इट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो मैं एरो लगा के लिख देता हूँ, एंड दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, इस स्ट्रिंग पर क्या हो रहा है और अल्टीमेटली इस कार्ट पर क्या होगा। सो कार्ट जो है वो आगे बढ़ना नहीं चाहता है, तो मैंने स्मॉल f लिख दिया, वेयर स्मॉल f इज अ काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स विच इज अप्लाइड बाय कार्ट। और ये लगेगा कहाँ से, जमीन पर लगेगा, जमीन पर लगेगा, ठीक है, ये F। तो इट्स अ फ्रिक्शनल फोर्स विच इज ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फोर्स अप्लाइड। मतलब घोड़ा अगर आगे की तरफ ले जाना चाहता है कार्ट को, तो फोर्स कहाँ लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, इट विल ऑलवेज बी इन अपोजिट डायरेक्शन। ये रोकने का प्रयास कर रहा है, बात समझ में आई, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फोर्स अप्लाइड, इज दैट ओके। ओके, नाउ वी नीड टू कंसिडर ये स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या हो रहा है, एक फोर्स ट्रांसफर हो रहा है। स्ट्रिंग एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें हम कंसिडर करते हैं कि उसका खुद का कोई मास नहीं है। इन आइडियलिस्टिक वे में स्ट्रिंग को हम क्या कंसिडर करते हैं, जैसे झूला है, ठीक है, या पेंडुलम है, तो उन सब में क्या हो रहा है, कोई एक लिंक है बिटवीन अ रिजिड बॉडी और अ रिजिड फिक्स्ड, है ना। जैसे यहाँ पर रिजिड फिक्स्ड कौन सा है, कार्ट, कार्ट को घोड़े से कनेक्ट किया है, तो ये जो कनेक्टिंग पार्ट है इसको हम जनरली कह लेते हैं फिजिक्स की भाषा में स्ट्रिंग, ओके। तो इसे हम क्या नाम देंगे, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अब स्ट्रिंग क्या करती है, जब स्ट्रिंग को, जैसे मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट को हैंग किया है, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हमने हैंग कर दिया है ओवर द रूफ, मतलब थ्रू द रूफ इसको हमने हैंग कर दिया। तो ये जो धागा है, जो स्ट्रिंग है, इस पर लग रहा है टेंशन, ठीक है। जो शब्द है उसको क्या कहते हैं, टेंशन। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर एक फोर्स लग रहा है विच इज कॉल्ड एज टेंसाइल फोर्स। व्हाट इज इट कॉल्ड एज, टेंसाइल फोर्स। यहाँ टेंशन का मतलब वो वाला टेंशन नहीं है, क्या बोले रहे सर बहुत टेंशन हो रहा है, वो टेंशन नहीं, यहाँ टेंसाइल फोर्स लग रहा है, एंड एक ही स्ट्रिंग पे दोनों तरफ लग रहा है।
सो वी कैन से इट इज टी. अगर इधर मैंने पॉजिटिव ले लिया तो इसको माइनस टी ले लूंगा. बात समझ में आ गई. सो वी हैव टेंशन ऑन एनी स्ट्रिंग और अ कनेक्टिंग कंपोनेंट. तो यहाँ हॉर्स और कार्ट के बीच में जो कंपोनेंट है वो फोर्स लगा रहा है विच इज इन नेगेटिव डायरेक्शन. ये टेंशन है. और इसी को अगर मैं हॉर्स के डायरेक्शन में ले रहा हूँ और हॉर्स की डायरेक्शन अगर टी कैपिटल है मतलब पॉजिटिव है तो ऑपोजिट डायरेक्शन को माइनस टी लिखूंगा. ये बात समझ में आई. जैसे वेट के लिए एम जी की डायरेक्शन में जो है जनरली हम एम जी को ही कंसिडर करते हैं तो वी डू नॉट टेक इट नेगेटिव. एम जी को हम बात करते हैं पॉजिटिव एम जी. ठीक है. इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा टेंशन. तो जब टेंशन को मैं रिएक्शन फोर्स की तरह इस्तेमाल करूंगा आई विल राइट इक्वल टू टी मतलब माइनस टी एंड इक्वल टू जीरो. बात समझ में आई? नहीं आई? ये बात समझ में आई? हाँ ना? अरे वेरी गुड. मतलब क्या हुआ मैथमेटिकली एम जी इज इक्वल टू टी. ठीक है. एंड नेट फोर्स क्या होगा माइनस टी इज इक्वल टू जीरो. मतलब एक फोर्स लग रहा है कहाँ डाउनवर्ड्स और एक फोर्स लग रहा है अपवर्ड्स. तो डायरेक्शन देखिए टेंशन की अपवर्ड्स है और हमने माइनस साइन ले ली. बात समझ में आ गई. तो इस तरह से हम इसको डील करेंगे. एंड अब मैं आप इसमें बात करूं कि हाउ कैन वी कैलकुलेट. वेरी इंपॉर्टेंट. कनेक्टिंग बॉडीज जो है उसमें ये दिस कम अंडर द पार्ट ऑफ कनेक्टेड बॉडीज या कनेक्टिंग बॉडीज. हॉर्स एंड कार्ट केस. अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि हाउ टू वर्कआउट. घोड़ा अगर खींच रहा है बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. थोड़ा ध्यान दीजिए स्क्रीन की तरफ. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. मैथमेटिक्स चल रहा है. घोड़ा अगर खींच रहा है देन दैट शुड बी इक्वल टू द टेंशन विच ही इज अप्लाइड. जो टेंशन वो अप्लाई कर रहा है उसके बराबर होना चाहिए. यस. तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा क्या? कभी मूव करेगा? यस नो. क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा? कभी नहीं करेगा. जितना टेंशन है उसके बराबर अगर फोर्स लगाते हैं देन ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव. ऑब्जेक्ट विल मूव इफ एंड ओनली इफ देयर इज सम एडिशनल फोर्स विच इज ऑपोजिट टू द फोर्स विच इज स्टॉपिंग इट. टेंशन क्या कर रहा है उसको रोक रहा है. कार्ट आगे थोड़ी बढ़ना चाहती है. कार्ट तो रुकी हुई है बाय इनर्शिया. ये बात समझ में आई. तो कार्ट डज नॉट वांट टू मूव बट स्टिल वी आर एक्सपीरियंसिंग फोर्स. इसका मतलब क्या है? ये तो हो गया इन बैलेंस्ड केस. बैलेंस्ड केस. लेकिन हम जानते हैं कि ये आगे बढ़ रहा है. इसका मतलब अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. इट शुड बी इक्वल टू दैट इफेक्टिव फोर्स बाय वर्च्यू ऑफ विच इट इज मूविंग अहेड. ये बात समझ में आई? बाय वर्च्यू ऑफ विच इट इज मूविंग अहेड. तो कौन आगे बढ़ रहा है? यहां पर घोड़े का मास हम ले लेते हैं m. घोड़ा स्वयं को आगे धक्का मार रहा है तो घोड़ा खुद को आगे बढ़ा रहा है तो इट इज इक्वल टू m इंटू ए. ये बात समझ में आई कि इसका सब्ट्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू जीरो एज केस इज नॉट बैलेंसिंग. उस पर कुछ एडिशनल फोर्स लग रहा है टेंशन के ओवर एंड अबव. बात समझ में आई? ठीक है. क्लियर है. तो ये वाला ये इक्वेशन मतलब इक्वेशन बनाते बननी चाहिए आपसे. इस पर ध्यान दीजिए. ये हमारी पहली इक्वेशन होगी मे बी. सो वी कैन राइट दिस एज 1. ठीक. अब हो क्या रहा है? अगर कभी ऐसा हो जाए कि टेंशन इज ग्रेटर, ठीक है, तो क्या घोड़ा कभी आगे बढ़ पाएगा? नहीं. पर होता है क्या कार्ट पीछे की तरफ धक्का मारेगा? नहीं. ठीक है. तो यहां पर क्या हो रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स. ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी चर्चा करते हैं. टेंशन शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स. तभी कार्ट आगे बढ़ेगी. ये बात समझ में आई? इसका मतलब ये कि अगर मैं टेंशन माइनस फोर्स इज इक्वल टू सम फोर्स अब इस कार्ट का मास है कैपिटल M शुड बी इक्वल टू ma. ये बात समझ में आई कि अगर टेंशन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर हो जाए तो कार्ट आगे नहीं जाएगी. ये बात समझ में आई? तो टेंशन शुड बी थोड़ा बहुत तो ज़्यादा. कितना ज़्यादा? इट शुड बी इक्वल टू ma विच इज़ फोर्स. m कौन सा? कार्ट पर लगने वाला फोर्स. क्योंकि अब हमें मूव किसको करना है? कार्ट को करना है. तो ma कैपिटल Ma. ये बात समझ में आई? इक्वेशन क्लियर हो रही है. नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि अगर मुझे इन दोनों इक्वेशन में इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 यहाँ कुछ बातें हम डिस्कस कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन कितना है. क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एक्सेलरेशन. नाउ सामान्यतः टेंशन के ऊपर कोई चर्चा नहीं होती. मैथमेटिक्स में आपको न्यूमेरिकली टेंशन की वैल्यू नहीं दी जाएगी. तो हम टेंशन की एक इक्वेशन बना लेते हैं. लेट अस से फ्रॉम इक्वेशन 1.
फ्रॉम 1, क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू h माइनस एम ए, स्मॉल एम ए, राइट। इसको मैं सब्सटीट्यूट करूंगा 2 में, पुट 3 इन 2, चलिए कितना आ गया, h माइनस एम ए माइनस एफ इज इक्वल टू कैपिटल एम ए। एंड हमें करना है यहाँ पर a को आइसोलेट, बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट एक्सेलरेशन शुड बी अप्लाइड सो दैट दिस हॉर्स विल मूव, विल टेक दैट कार्ट अहेड। यहाँ g क्यों लगा दिया मैंने, a आएगा। ओके, नाउ शिफ्टिंग h माइनस एफ इज इक्वल टू, अगर मैं a कॉमन निकाल लूँ तो आपको समझ में आ चुका है कि कैपिटल M प्लस एम, एंड फाइनली a इज इक्वल टू h माइनस एफ अपॉन m प्लस एम। ओके, तो ये एक फंडा हमारे सामने क्लियर हो गया। अब आप सोच कर बताइए कि घोड़ा गाड़ी को आगे कब बढ़ा पाएगा, जब ये छोटा f है, बाय द वे थोड़ा लिखते लिखते, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। हॉर्स जो भी फोर्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगा रहा है, दैट शुड बी ओवर एंड अबव फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब h माइनस एफ शुड बी पॉजिटिव, शुड बी पॉजिटिव। और ये कब होगा, a इज ग्रेटर देन 1 इफ h इज ग्रेटर देन f। यस, नेगेटिव तो होने से रहा, कार्ट घोड़े को नहीं खींचने वाला। तो ये एक सिनेरियो यहाँ पर आता है, हमें समझ में आया कि दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी ओवरकम्ड बाय हॉर्स, राइट, टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ मोशन। ये समझ में आ गया। सो दैट इज ऑल विथ हॉर्स एंड कार्ट केस। In our next class, in our next video, we will discuss lift case, which is again very important. तो उसे हम अगली क्लास में कवर करेंगे। आज यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, ओके, समझ में आ गया, गुड, चलिए लेट्स क्लोज, थैंक यू।